हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है उसमें हम 16 मई के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डेज ऑफ फैमिलीज जो है वो कब मनाया गया। ऑप्शन है आपके 12 मई, 13 मई, 11 मई या फिर 15 मई। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। और देखिए, हमेशा जो थीम होती है वो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो विश्व परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेज ऑफ फैमिलीज की जो थीम है वो है आपकी फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि परिवार और जलवायु परिवर्तन। ठीक है। अगर इसके अलावा हम याद रखें तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया था, तो 1994 के अंदर पहली बार जो है विश्व परिवार दिवस को मनाया गया था। और एक्चुअल में इसकी जो नींव है ना वो आपकी 9 दिसंबर 1989 के अंदर रख दी गई थी, लेकिन बाद में 1993 के अंदर जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली ने 15 मई की जो तारीख है 15 मई उसको डिसाइड किया। ठीक है। और उसके बाद से हर साल 15 मई को मनाया जाने लगा। तो कब से? 1994 से आपका हर साल 15 मई को मनाया जा रहा है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने कंप्लीट यहाँ पे लिख दी है, आपको बता दिया है। आप देख सकते हैं कि 1994 में पहली बार मनाया गया था, जो नींव है 1989 के अंदर रखी गई थी, लेकिन बाद में जनरल असेंबली के द्वारा जो आपकी परिवार दिवस के लिए जो तारीख है वो 15 मई तय की गई थी। तो उसके बाद से हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस तो आप 1 मई बताएंगे, विश्व टूना दिवस 2 मई आप बताएंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस साल 2024 के अंदर भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो होती है उसके अंदर रैंक क्या है, तो 159, ये भी आप याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस या फिर आप विश्व थैलेसीमिया दिवस बोल सकते हैं या फिर रेड क्रिसेंट दिवस बोल सकते हैं, कब मनाया जाता है? 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अर्गनिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। और विश्व प्रवासी दिवस 11 मई को। और देखिए, विश्व प्रवासी दिवस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कब मनाया जाता है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। कभी भी आप तारीख याद नहीं रखेंगे, आपको याद रखना है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो 2024 के अंदर 11 मई को आपका आया, मई के अंदर। और अगर अक्टूबर में बात करें तो 12 अक्टूबर को 2024 के अंदर आपका शनिवार होगा। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका 12 मई को मनाया गया। और इसकी जो थीम थी मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवर नर्सिस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। तो इन सब चीजों को आप बार बार रिवाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेपाल के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की 29वीं बार चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। तो आप इनको देख रहे हैं, तो आपके ऑप्शंस हैं कामिरिता शेरपा, पसांग दावा, निर्मल पुरजा या फिर सानू शेरपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कामिरिता शेरपा। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है साथ में, ये जो अभियान आयोजित करवाया था ना, ये 7 ट्रैक्स, एक 7 समिट ट्रैक्स के नाम से एक संस्था है, उसने इसका आयोजन करवाया था, जिसके अंदर टोटल 20 आपके टोटल जो 20 पर्वतारोही है उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया था। ठीक है। और जो आपके कामे शेरपा हैं वो आपके 54 ईयर के हैं और ये रविवार की सुबह माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार पहुंच गए थे। ठीक है। यानी कि इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करते हैं तो 8848.46, जिसको हम लगभग 8849 मीटर भी बोल देते हैं, तो इसकी इन्होंने चढ़ाई की थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं कि इस पर्वतारोही अभियान के आयोजन 7 समिट ट्रैक्स ने करवाया था। इसमें 20 पर्वतारोही ने हिस्सा लिया था। ऊंचाई कितनी है? 8848.46 मीटर और 54 वर्ष के हैं ये, और 29वीं बार इन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आरबीआई के हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है आपके मनोरंजन मिश्रा, मुनीश कपूर, आर लक्ष्मीकांत राव या फिर नीरज निगम।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आर लक्ष्मी कंठराव ये जो हैं इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई का, याद रखना भी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? ऑप्शंस आपके हेनरी कार्टियर को, ली एन को, एमी विटेल को या फिर मोहम्मद सलेम को। और आपके सामने ये फोटो आपको दिखाई दे रही है ना, इस फोटो के लिए इनको मिला है। अगर आपको मैं एक्चुअल में बताऊं तो लगभग 61,000 के आसपास फोटोज थी, जिसके अंदर से एक फोटो चुना गया था, एक फोटो को चुना गया था, ठीक है। और वो फोटो कौन सी थी? आपकी ये वाली फोटो थी, जिसके अंदर एक औरत है, उसकी जो भतीजी है उसके एक्सपायर होने पर क्या कर रही है? विलाप कर रही है, वो रो रही है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद सलेम। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसका अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये फोटो जो है, ये अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो अवार्ड है वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन, याद रखेंगे आप, वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन के द्वारा ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। और ये जो संस्था है वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन, ये आपके 1955 के अंदर बनी थी, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं आप। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो एम्स्टरडैम जो कहां पर पड़ता है? नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी है ना एम्स्टरडैम, तो वहां पे जो आपका वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन है इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है ये लिख दी है। और जो मोहम्मद सलीम है ये कहां से है? ये फिलिस्तीन के फोटोग्राफर हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छे से याद रखना है। लगभग 61,000 फोटो में से इस फोटो को चुना गया था और यह अवार्ड वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इस संस्था का जो हेडक्वार्टर है वो एम्स्टरडैम, कहां पे? नीदरलैंड के अंदर पड़ता है, जो कि 1955 में आपकी बनी थी। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है उसके अंदर जो भारत की रैंक है वो 159 है। अगर हम फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट में आपके नॉर्वे थे, यानी कि पहले स्थान पर नॉर्वे। और लास्ट के अंदर देखिए आप इरिट्रिया, ठीक है, 180वें नंबर पर। तो 180 देशों में से भारत की जो रैंक थी वो 159 थी। फर्स्ट पे था नॉर्वे और लास्ट था आपका इरिट्रिया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि से नो टू ड्रग्स, यानी कि जो नशा होता है, जो ड्रग्स होता है, उसको क्या कहना? नो करना, मना करना। तो से नो टू ड्रग्स विषय पर जो पेंटिंग प्रतियोगिता है वो किसने शुरू की है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने या फिर राजस्थान पुलिस ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया है से नो टू ड्रग्स, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये जो स्टार्ट है ये कब तक चलेगी? ये प्रतियोगिता आपकी 15 जून तक, ये भी आपको याद रखना है। 15 जून तक आपकी ये प्रतियोगिता चलेगी। और इसके अंदर जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं ना, सभी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने लिख भी दिया है यहां पर कि यह जो प्रतियोगिता है ये आपकी 15 जून तक चलेगी, जो नशा मुक्त भारत उद्देश्य के साथ चलाई जा रही है। और इसमें जितने भी सभी वर्ग के जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और प्रतिभागियों को अपनी बनाई हुई पेंटिंग को दिल्ली के दरियागंज स्थित अपराध शाखा के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पते पर भेजना होगा, या फिर एक स्पेशल ईमेल आईडी भी दी गई है। इस ईमेल आईडी पर भी इस पेंटिंग को आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी, दिल्ली पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश के साथ था? ये आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये थी एलिस मुनरो, ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थी। नोबेल पुरस्कार विजेता, इनको कब मिला था? 2013 के अंदर इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2013 में इसके अंदर साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। और 2009 के अंदर, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2013 में तो साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था और 2009 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार होता है ना, बुकर पुरस्कार, वो इन्हें मिला था कब? 2009 के अंदर। और साहित्य पुरस्कार 2013 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, कनाडा के अंदर। और इनका जो 92 साल की एज थी, इनकी 92 साल की एज के अंदर इनकी डेथ हो गई, इनका निधन हो गया। याद रखेंगे आप भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट इबू जो ज्वालामुखी है वो कहां पर स्थित है? आप यहां पे देख सकते हैं। लगभग 13 मई की सुबह को जो ये माउंट इबू है ये फटा था। और लगभग कहते हैं कि 5 किलोमीटर
आसमान के अंदर 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो आपकी राख है वो फैल गई थी। ठीक है, तो याद रखना भी आपको। और माउंट ईबू कहां पे स्थित है? इंडोनेशिया के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर मैं आपसे पूछूं माउंट फूजी कहां पे है? माउंट फूजी, तो माउंट फूजी आपका जापान में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं माउंट किलिमंजारो के बारे में बात करूं, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, तो माउंट किलिमंजारो जो है वो आपका तंजानिया में पड़ता है। कहां पे है? तंजानिया के अंदर। अगर मैं माउंट वेसुवियस की बात करूं, माउंट वेसुवियस, तो ये आपका जो पड़ता है वो इटली के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 आपके आगे भी आप याद रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि 13 मई की सुबह को ये फटा था और लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी जो राख है वो आसमान में फैल गई थी। माउंट फूजी आपका जापान में पड़ता है, माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया में, और माउंट वेसुवियस आपका इटली के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता जिसका नाम है द इंडिया स्किल्स, ये आपकी कहां पे शुरू हो रही है? देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल्स, द इंडिया स्किल्स 2024 कहां पर स्टार्ट हो रही है? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर केरल में। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट आ जाएगा। कहां पे स्टार्ट हो रही है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। यहां पर 61 तरह के अलग अलग कौशल होंगे जिनके अंदर हिस्सा लिया जाएगा और लगभग 900 से अधिक जो छात्र हैं वो पारंपरिक जो हस्तशिल्प है, उनकी जो कला है उसको वो दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं भाई। देखिए मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि अगले 4 दिन तक इस प्रतियोगिता में 30 साजिशों और केंद्र उपयोगों के 900 से अधिक छात्र जो है वो पारंपरिक हस्तशिल्प नामांकन से लेकर नई तकनीक तक 61 अलग अलग क्षेत्रों में अपना कौशल रखेंगे। विकास कौशल सचिव अतिल कुमार तिवारी ने समारोह का उद्घाटन किया था और इस अवसर पर कहा गया कि यह प्रतियोगिता युवा और उद्योगों दोनों के लिए है। इस प्रतियोगिता के विजेता सर्वश्रेष्ठ उद्योग प्रशिक्षकों की सहायता से इस वर्ष सितंबर में फ्रांस के लियोन में होने वाली प्रतियोगिता में क्या होंगे? शामिल होंगे। जो भी विजेता रहेंगे ना वो कहां पे? फ्रांस के लियोन में एक और प्रतियोगिता होगी, उसके अंदर हिस्सा लेंगे और वो कब होगी? सितंबर के अंदर। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है आपकी बन सकती है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमला बेनीवाल का निधन हो गया है। ये पूर्व राज्यपाल थी। कहां की पूर्व राज्यपाल थी? ऑप्शन है आपके राजस्थान, बिहार, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा कि गुजरात की पूर्व राज्यपाल थी। आप यहां पे देख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और यूएई की दूतावास संबंधी कार्यों पर जो संयुक्त बैठक हुई है वो कहां पे संपन्न हुई है? भारत और यूएई की दूतावास संबंधी कार्यों पर संयुक्त बैठक कहां पर संपन्न हुई? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, गुजरात में या फिर केरल के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। कहां पे हुई है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, और विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने श्रमिकों, वीजा, प्रवासी नागरिकता तथा प्रत्यार्पण सहित कई मुद्दों पर समन्वय और सहयोग को मजबूत करने के तौर तरीकों के बारे में क्या की? आपकी चर्चा की है। तो कहां पे हुई बैठक? आपकी न्यू दिल्ली के अंदर। आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिंगापुर के 4th प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में सिंगापुर के 4थे या 4th प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन है आपके लॉरेंस वोंग ने, ली सिन लुंग ने, ली क्वान यू ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं इनका जो नाम है वो है लॉरेंस वोंग। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 51 साल के हैं और इन्होंने जो जगह ली है वो आपके 72 साल के जो आपके सीन लुंग हैं, ली सिन लुंग, सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, इनकी जगह ली है। इनके से पहले ये थे आपके प्रधानमंत्री, तो इनकी जगह ली है लॉरेंस वोंग ने। तो ये चीजें आप याद आराम से रख सकते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए आप कि सिंगापुर के उपनेता लॉरेंस वोंग आज देश के 4थे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और 51 वर्षीय अर्थशास्त्री श्री वोंग 72 वर्षीय ली सिन लुंग का स्थान लेंगे। यानी कि पहले आपके ली सिन लुंग थे, उनका स्थान ले रहे हैं। ठीक है, और ली सिन लुंग के इस्तीफे से क्वान यू के नेतृत्व वाले परिवार राजवंश का क्या हो गया है? आपका अंत हो गया। यानी कि अपने परिवार के अंदर ये लास्ट है आपके जो नेता हैं, याद रख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में 25 वर्ष में या शीर्ष 25 में स्थान बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है।
यानी कि आपके जो टोटल 25 है, स्टार्टिंग वाली 25 के अंदर आने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है टेबल टेनिस के अंदर? ऑप्शन है आपके मनिका बत्रा, नेहा अग्रवाल, श्रीजा अकुला या फिर सुतीर्था मुखर्जी। तो आपको इसको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से स्थान पर आई हैं, तो 25 में से इनका जो स्थान है वो 24वें नंबर पे है। तो ये ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई है टेबल टेनिस के अंदर जो विश्व रैंकिंग में शीर्ष जो 25 हैं उनमें शामिल हो गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम। तो टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा सऊदी स्मैश में शानदार प्रदर्शन करने के बाद कैरियर की सर्वश्रेष्ठ एकल रैंकिंग 24 पर पहुंच गई है और विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ये बन गई है। 28 वर्षीय खेल रत्न पुरस्कार विजेता मनिका ने जेद्दा में सऊदी स्मैश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और अपने इस प्रदर्शन से 15 स्थान की लंबी छलांग लगाने में ये सफल रही हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। आंसर क्या आएगा आपका? आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा मनिका बत्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गोला फेंक जिसे बोलते हैं शॉटपुट, तो गोला फेंक शॉटपुट स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बन गई हैं कौन? ऑप्शन है आपके किरण बलियान, आभा खटुआ, सृष्टि विग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, आभा खटुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रतिस्पर्धा है वो कहां पे हुई थी, तो भुवनेश्वर के अंदर। कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में। भुवनेश्वर में आपकी नेशनल फेडरेशन कप एथलीट्स प्रतिस्पर्धा हुई थी और इन्होंने टोटल कितना 18.41 मीटर जो आपका गोला है, जो आपका शॉटपुट है, उसको फेंका था। ठीक है, और आभा खटुआ कहां से है? ये आपके महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से। अगर मैं सृष्टि विक के बारे में बात करूं तो ये दिल्ली से है। ठीक है, और ये कौन से स्थान पर रही थी? जो सृष्टि विक है ये आपके 3rd स्थान पर रही थी। अगर हम किरण बलियान के बारे में बात करें तो ये 2nd स्थान पर रही और ये कहां से है? ये यूपी से है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप याद रख लेंगे और ये तीनों ही किससे हैं? शॉट पुट से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन को यहां पे रख दिया है और ये आप इमेज के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी किरण बलियान है, किरण बालियान। ठीक है, कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। सृष्टि विग आपके दिल्ली से हैं और आभा खटुआ कहां से हैं? ये महाराष्ट्र को नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, और इन्होंने 18.41 मीटर तक इन्होंने अपना गोला फेंका था। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत ने किस देश के साथ डिजिटल परिवर्तन समाधान, टेलीमेडिसिन, त्वरित भुगतान प्रणाली और पारंपरिक औषधि के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर सहमति व्यक्त की है? भारत ने किस देश के साथ किया है ऐसा? ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, रूस या फिर मलेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। किसके साथ? जिम्बाब्वे के साथ। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति के 3रे सत्र में आज नई दिल्ली के अंदर, तो कहां पे हुई थी बैठक? ये भी आपको याद रखना है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की और सहयोग की अपार संभावनाओं की चर्चा की है और दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने पर क्या हुए हैं? सहमत हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थे आज के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट में एक बार जो अब तक मई 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, आपका 1 मई को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस 2 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2024 के अंदर भारत की जो रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर वो 159 है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को। कोयला खनिक दिवस ये भी 4 मई को। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस या फिर विश्व थैलेसीमिया दिवस या फिर रेड क्रिसेंट दिवस आप क्या बताएंगे? 8 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस 10 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व प्रवासी दिवस 11 मई को। और मैंने आपको बताया था 11 मई याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है कि मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका 12 मई को। इसकी जो थीम थी क्या थी? अवर नर्सिस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ठीक है, तो ये आज की आपकी वीडियो थी, इसको आप आराम से देखिएगा और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 5 बजे।